हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज फिलाराम साहू। इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांजिस्टर बायसिंग की मेथड बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक पर डिस्कस करेंगे। एट फर्स्ट सर्किट डायग्राम देखते हैं। कंसीडर एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं यह एमीटर टर्मिनल ई है, इसको मान लेते हैं बेस टर्मिनल बी है और यह कलेक्टर टर्मिनल सी है। क्योंकि यह एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एन पी एन, करंट की डायरेक्शन होगी पी टू एन नीचे की ओर। यहाँ जो कलेक्टर टर्मिनल है, यहाँ एक रेजिस्टेंट लगा रहता है जिसे कहते हैं कलेक्टर रेजिस्टेंट आर सी। यहाँ इसे एक सप्लाई दिया जाता है, मान लेते हैं वह सप्लाई वी सी सी है और कलेक्टर जो है वी सी सी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और इसका नेगेटिव टर्मिनल एमीटर से कनेक्ट है, जिसे डायग्राम में शो नहीं किया गया है। यहाँ एक और रेजिस्टेंट होता है, बेस रेजिस्टेंट आर बी। आर बी जो है एक साइड से बेस बी से कनेक्ट होता है और दूसरे साइड से कलेक्टर सी से कनेक्ट होता है। यह जो है बेस बायस मेथड से डिफरेंट है, क्योंकि बेस बायस मेथड में आरबी का एक साइड बेस से कनेक्ट होता था और दूसरा साइड प्लस वीसीसी से कनेक्ट होता था। तो यहाँ जो एक कनेक्शन है यह एक फीडबैक प्रोवाइड करता है, क्योंकि जो आउटपुट है वो तो कलेक्टर टर्मिनल में शिफ्ट किया जाता है और यह आउटपुट कनेक्ट है इस आरबी से। इसलिए जो यहाँ रिक्वायर्ड बेस करंट होता है वह वीसीसी के द्वारा फ्लो नहीं होता, बल्कि सी और बी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस वीसीबी के कारण फ्लो होता है। ठीक है, यह एक डिफरेंट है बेस बायस मेथड और इसमें, इसलिए इसे बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक कहते हैं। क्योंकि यहाँ कलेक्टर फीडबैक का काम करता है, क्योंकि इसका जो आउटपुट है यहाँ कलेक्टर पर मिलता है और यह आउटपुट इस आरबी के लिए वोल्टेज मतलब प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं बायसिंग विद कलेक्टर फीडबैक। मान लेते हैं इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वी बी ई। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी सी ई। ठीक है, यहाँ रिक्वायर्ड बेस करंट मान लेते हैं आई बी है और यह आई बी फ्लो होता है वी सी बी के माध्यम से। यहाँ कलेक्टर करंट मान लेते हैं आई सी है। ठीक है, एमीटर करंट मान लेते हैं आई ई है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर जो आने वाला करंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। एक है बेस करंट आई बी और दूसरा है कलेक्टर करंट आई सी। इसलिए इस रेजिस्टेंट आर सी के माध्यम से फ्लो होने वाला करंट होगा आई बी प्लस आई सी, क्योंकि यही करंट यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए यहाँ का करंट होगा आई बी प्लस आई सी। यह होगा इसका सर्किट डिस्क्रिप्शन। अब इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट पर केवीएल अप्लाई करेंगे। नाउ अप्लाइंग केवीएल इन इनपुट सर्किट, वी गेट इनपुट सर्किट में केवीएल अप्लाई करते हैं। यहाँ टोटल सप्लाई है इनपुट सर्किट के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ। यहाँ जो सप्लाई है वीसीसी, इनपुट में सभी वोल्टेज के सम के इक्वल होगा। यहाँ आरसी में फ्लो होने वाला करंट है आई बी प्लस आई सी, इसलिए यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होगा आई बी प्लस आई सी और यहाँ आर सी प्लस
यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा IB RB प्लस इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से हम एट फर्स्ट बेस करंट IB के मान ज्ञात करेंगे। VCC इक्वल टू IB RC प्लस IC RC प्लस IB RB प्लस VBE। हमें बेस करंट IB का मान चाहिए, इसलिए जिसमें IB है उसको राइट साइड में रखेंगे, बाकी सब लेफ्ट ले आएंगे। VCC माइनस IC RC माइनस VBE इक्वल टू IB RC प्लस IB RB। नेक्स्ट VCC माइनस VBE माइनस IC RC इक्वल टू IB कॉमन है दोनों में, IB ब्रैकेट में RC प्लस RB। यहाँ से हमें बेस करंट IB का मान चाहिए। IB इक्वल टू VCC माइनस VBE माइनस IC RC अपान RC प्लस RB। यह जो है बेस करंट IB की वैल्यू है। मान लेते हैं इसे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आउटपुट सर्किट में KVL अप्लाई करते हैं। यहाँ भी सप्लाई है VCC, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा RC ब्रैकेट में IB प्लस IC, और यहाँ जो वोल्टेज है वो है VCE। तो जो KVL है उसके अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज सर्किट में जो वोल्टेज का सम 0 होता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जितना इसको सप्लाई दिया जा रहा है वह उस सर्किट के सभी वोल्टेज के सम के इक्वल होगा। यहाँ VCC सप्लाई है तो वह इस वोल्टेज और इस वोल्टेज के सम के इक्वल होगा। अप्लाइंग KVL इन आउटपुट सर्किट वी गेट सप्लाई है VCC इक्वल टू, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा RC IB प्लस IC, RC IB प्लस IC प्लस यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस VCE। नेक्स्ट VCC इक्वल टू बेस करंट जो होती है उसकी वैल्यू कलेक्टर करंट की तुलना में बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ हम बेस करंट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। RC IC प्लस VCE, और यहाँ से VCE का वैल्यू क्या होगा, VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC, VCC माइनस IC RC। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से जो है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज VCE की वैल्यू मिलती है। तीनों इक्वेशन यहाँ नोट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट था VCC इक्वल टू IB प्लस IC ब्रैकेट में RC प्लस IB RB प्लस VBE। इक्वेशन सेकंड था, ये फर्स्ट है IB इक्वल टू VCC माइनस VBE माइनस IC RC अपान RB प्लस RC। इक्वेशन सेकंड है, और इक्वेशन थर्ड है VCE इक्वल टू VCC माइनस IC RC। इसे मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, तीनों इक्वेशन बाद में यूज होगा।
अब यहाँ जो वी सी की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन सेकंड में रखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 वी गेट आई बी की वैल्यू क्या होगी, आई बी इक्वल टू, इसका मान है वी सी सी माइनस वी बी माइनस आई सी आर सी, वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर सी अपान आर बी प्लस आर सी। यह है आई बी की वैल्यू। इक्वेशन थर्ड से वी सी की वैल्यू होती है वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो जहाँ पर भी वी सी सी माइनस आई सी आर सी है वहाँ हम वी सी पुट कर सकते हैं। यहाँ से आई बी इक्वल टू होगा वी सी सी माइनस आई सी आर सी, यहाँ हम पुट कर सकते हैं वी सी ई। ठीक है, इतने और इतने वैल्यू के स्थान पर इक्वेशन थर्ड से माइनस वी बी ई अपान आर बी प्लस आर सी, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक है, अब हम देखेंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो उस कंडीशन में इस सर्किट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो क्या होगा, लीकेज करंट बढ़ेगा, क्योंकि जो लीकेज करंट ICO होता है और टेम्परेचर के बढ़ने पर बढ़ता है। और एक फार्मूला होता है IC इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। इस फार्मूला से जब ICO का मान बढ़ेगा उस कंडीशन में कलेक्टर करंट IC भी बढ़ेगा। दैट मीन्स IC क्या होगा, ये भी इंक्रीज होगा। और जब IC इंक्रीज होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ICRC भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ये क्या होगा, ICRC इंक्रीज होगा। और जब ICRC इंक्रीज होगा उस कंडीशन में इक्वेशन थर्ड से VC का मान घटेगा, क्योंकि अगर VCC की वैल्यू फिक्स है और जो ICRC है इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो क्या हो जाएगा, VCE ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। और जब VCE डिक्रीज होगा तो यहाँ इक्वेशन फोर्थ से अगर इसका वैल्यू जो है डिक्रीज होगा तो IB का मान क्या होगा, उसका मान भी डिक्रीज होगा। क्योंकि इस वैल्यू अगर इन सबको फिक्स कर दिया जाए और इसके मान को घटाया जाए तो IB भी घटेगा। दैट मीन्स IB डिक्रीज होगा। और जब IB डिक्रीज होगा तो IC इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ IB, यहाँ से जो है IC भी डिक्रीज होगा इस तरह से। तो इस प्रकार जो है यह सर्किट टेम्परेचर वेरिएशन के रिस्पेक्ट में स्टेबलाइजेशन देता है। अब हम कलेक्टर करंट IC फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए इक्वेशन 1 से फिर से स्टार्ट करते हैं। फॉर कलेक्टर करंट IC टेक इक्वेशन 1। ठीक, इक्वेशन 1 लेना है। VCC इक्वल टू IB प्लस IC RC प्लस IB RB प्लस VBE।
अब ब्रैकेट हटाते हैं यहाँ से, VCC इक्वल टू IBRC प्लस ICRC प्लस IBRB प्लस VBE। यहाँ से फर्स्ट हम बेस करंट फाइंड आउट करेंगे, फिर बेस करंट से कलेक्टर करंट फाइंड आउट करेंगे। VCC इक्वल टू IBRC प्लस IC को हम लिख सकते हैं बीटा टाइम्स ऑफ IB, RC प्लस IBRB प्लस VBE। यहाँ से हम बेस करंट पहले फाइंड आउट करने वाले हैं, तो जिसमें IB है उसे राइट साइड में रखते हैं और बाकी सबको लेफ्ट ले आते हैं। VCC VB यहाँ आएगा माइनस VBE इक्वल टू IBRC प्लस बीटा टाइम्स ऑफ IBRC प्लस IBRB। ठीक है, फिर नेक्स्ट VCC माइनस VBE इक्वल टू IB कॉमन लेंगे, पहले वाले में बचेगा RC, यहाँ हम बचेगा बीटा टाइम्स ऑफ RC प्लस यहाँ RB। यहाँ से हमें बेस करंट चाहिए तो IB यहाँ इज रखेंगे, बाकी सब लेफ्ट साइड ले आएंगे। VCC माइनस VBE अपान RC प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RC प्लस RB। ठीक है, यह हो गया बेस करंट की वैल्यू। या इसको और लिख सकते हैं, और IB इक्वल टू VCC माइनस VBE अपॉन, इन दोनों में RC कॉमन है, इसको लिख सकते हैं RC बीटा प्लस 1 या 1 प्लस बीटा प्लस RB। अब यहाँ से IB इक्वल टू जो VBE की वैल्यू है वह VCC से बहुत कम होता है, इसलिए हम VCC की कंपेयर में इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ऊपर बचेगा VCC, और यहाँ पर जो 1 प्लस बीटा है उसको हम केवल बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि जो बीटा वैल्यू है वह बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कंपेयर में हम 1 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जो RB है इसकी भी वैल्यू बहुत कम होती है, तो यहाँ हम इसको भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। फाइनली बचेगा RC 1 प्लस बीटा की जगह केवल बीटा लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम 1 को बीटा के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर रहे हैं। RB की वैल्यू भी बहुत कम है, उसे भी हमने हटा दिया। ठीक है, ये हो गया IB। हम जानते हैं IC इक्वल टू होता है बीटा टाइम्स ऑफ IB, इसलिए यहाँ से IC इक्वल टू होगा बीटा टाइम्स इंटू VCC अपान RC बीटा। यहाँ से बीटा कैंसिल आउट होगा। फाइनली यहाँ से IC इक्वल टू VCC अपान RC, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। IC इक्वल टू VCC अपान RC, इक्वेशन नंबर 4। तो इस प्रकार हमने सभी पैरामीटर फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स कलेक्टर करंट IC और कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VC दोनों ही बीटा वेरिएशन से इंडिपेंडेंट है। और इससे पहले हमने टेम्परेचर वेरिएशन पर भी चेक कर लिया था। तो यह जो सर्किट है वह टेम्परेचर वेरिएशन से भी इंडिपेंडेंट है, और जो है बीटा वेरिएशन है उससे भी बहुत इंडिपेंडेंट है। अब हम इसके स्टेबिलिटी फैक्टर पर डिस्कस करेंगे।
स्टेबिलिटी फैक्टर we know that general form of stability factor is given by s equal to beta plus 1 upon 1 minus beta DIB upon DIC। यह जो है स्टेबिलिटी फैक्टर का जनरल फॉर्म होता है। इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लेते हैं। यहाँ से हमें DIB अपॉन DIC का मान चाहिए, जो हमें मिलेगा इक्वेशन नंबर 3 से। इसको डेरिवेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू IC फ्रॉम इक्वेशन 2 DIB अपॉन DIC इक्वल टू, और इसका हम IC के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पहले कांस्टेंट के रूप में बाहर निकल जाएगा 1 अपॉन RB प्लस RC। VCC का IC के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा 0 माइनस VBE का IC के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन ये भी 0 माइनस IC RC का IC के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस RC। ठीक है, फाइनली यहाँ हमें मिल गया DIB अपॉन DIC इक्वल टू माइनस RC अपॉन RB प्लस RC। ठीक है, अब हम यह वैल्यू इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5 s इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू RC अपॉन RB प्लस RC। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बीटा प्लस 1 अपॉन, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा RB प्लस RC प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RC अपॉन RB प्लस RC। फाइनली हमें स्टेबिलिटी फैक्टर का मान मिलेगा s इक्वल टू बीटा प्लस 1, नीचे में था ऊपर चले जाएगा RB प्लस RC अपॉन RB प्लस RC प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RC। ठीक है, तो यह जो वैल्यू है RB प्लस RC अपॉन RB प्लस RC प्लस बीटा टाइम्स ऑफ RC, यह एक छोटा क्वांटिटी है और उसे इस बड़े क्वांटिटी से डिवाइड किया जाए तो उसका वैल्यू जो है हमेशा 1 से कम ही आएगा, और उसको मल्टीप्लाई अगर बीटा प्लस 1 से किया जाए तो उसका वैल्यू हमेशा बीटा प्लस 1 से कम आएगा। तो फाइनली हो जाएगा s स्मॉलर देन बीटा प्लस 1। तो यह जो है स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन है। अब हम इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट देखेंगे एडवांटेज। फर्स्ट, दिस सर्किट प्रोवाइड्स सम स्टेबलाइजेशन, मतलब जो ये सर्किट है वह थोड़ा स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है। ये हो गया फर्स्ट एडवांटेज। इसका सेकंड एडवांटेज है, इसका जो इनपुट सर्किट होता है उसमें केवल एक ही रजिस्टर RB है, तो यह जो सर्किट है वह बहुत सिंपल है। दिस सर्किट इज वेरी सिंपल बिकॉज देयर इज ओनली वन रेजिस्टेंट RB इन इनपुट सर्किट। डिसएडवांटेज से देखेंगे। इसका डिसएडवांटेज में हम लिख सकते हैं, फर्स्ट, इट डज नॉट प्रोवाइड गुड स्टेबलाइजेशन। यह जो सर्किट है कुछ स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन इसे हम गुड स्टेबलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन ये सर्किट प्रदान करता है
वह कम है। सेकंड, दिस सर्किट reduce gain of voltage because it has negative feedback। इसमें एक नेगेटिव फीडबैक है, जो कलेक्टर है यहाँ नेगेटिव फीडबैक का काम करता है, जिसके कारण जो इसका गेन है वह कम हो जाता है। तो यह हो गया इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेज यह है कि यह स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है, और सेकंड स्टेबलाइजेशन यह है कि सर्किट सिंपल है। और इसका डिसएडवांटेज, फर्स्ट डिसएडवांटेज यह है कि यह स्टेबलाइजेशन तो देता है लेकिन गुड स्टेबलाइजेशन नहीं देता। और इसका सेकंड डिसएडवांटेज इसमें जो कलेक्टर टर्मिनल है वह फीडबैक की तरह काम करता है, जिसके कारण जो गेन है वह रिड्यूस हो जाता है।